नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंके। वेलकम टू विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस। आज हम देखने वाले हैं छठी कक्षा से 14वां लेसन, जिसका नाम है लोकगीत और इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। अब हम देखने वाले हैं लेसन जिसका नाम है लोकगीत। अभी लोकगीत किसे कहते हैं? गाँव में लोगों द्वारा गाए जाने वाले पुराने चले आ रहे जो गीत होते हैं उसे कहते हैं लोकगीत। अभी हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। लोकगीत अपनी लोच, लोच यानी लचीलापन, फ्लेक्सिबल। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी मतलब फ्रेश, और लोकप्रियता, लोकप्रियता मतलब क्या? लोगों में जो प्रिय होता है, लोगों को जो पसंद आता है उसको कहते हैं लोकप्रिय। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। देखो, गीतों में भी अलग, संगीत गीतों में अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे लोकगीत है वैसे शास्त्रीय संगीत होता है। लेकिन अगर हम लोकगीत और शास्त्रीय संगीत को कंपेयर करेंगे तो वो दोनों भी अपने अपने जगह अलग अलग प्रकार के गीत संगीत होते हैं। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत है ये लोकगीत क्या है? हर घर में, गांव में, शहरों में ये क्या होते हैं? गाए जाते हैं। लोगों को इनके बारे में पता होते हैं। लोग बोलते हैं इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। साधना मतलब रियाज करना या कुछ विशेष प्रयास करने की ज़रूरत लोकगीतों के लिए नहीं होती है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, तब यह गीत गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं। और इनके रचने वाले मतलब इनको तैयार करने वाले, निर्माण करने वाले, बनाने वाले, इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के ही लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। लोकगीत पुरुष और स्त्रियां दोनों भी इसकी रचना करते हैं। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। देखो, लोकगीत के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। जो हमारे पास आसानी से अवेलेबल होता है उसके सहारे से ही ये गीत गाए जाते हैं। जैसे कि ढोलक होता है, झांझ होता है, हाथ से ताली बजाकर, बांसुरी यानी फ्लूट, ये इन्हीं चीज़ों की सहायता से ये लोकगीत गाए जाते हैं। एक समय था कि जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय, हेय यानी क्या? हीन, हेय यानी हीन। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको कम समझा जाता था। अभी हाल तक मतलब अभी पिछले कुछ सालों तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। उपेक्षा करना, इसकी तरफ ध्यान न देना। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। नज़र फिरना मतलब विचारों में परिवर्तन होना। परिवर्तन यानी बदलाव। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। कमर बांधना, कार्य करने में जुटना, संग्रह करना, इकट्ठा करना। विविध मतलब क्या? अनेक प्रकार के। अब क्या हो रहा है? बदलाव होने की वजह से बहुत से ऐसे कुछ लोग हैं, उन्होंने अलग अलग प्रकार की बोलियों में यह जो लोक साहित्य है, लोकगीत है, इनका कलेक्शन करने का काम शुरू किया है। और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हुए हैं।
आपको पता है हर लैंग्वेज, हर भाषाओं के लोगों ने अपने अपने लोकगीतों को इकट्ठा करके उनका प्रसारण करना शुरू किया है। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। प्रकाशित करना मतलब छापना। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ओजस्वी, ओजस्वी मतलब ओज भरा, उत्साह, जोश वाला, ओजस्वी और सजीव, सजीव यानी प्राणवान, रोचक। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। आपको पता है आदिवासी किसे कहते हैं? जंगलों में रहने वाली जो जातियां होती है उसे कहते हैं आदिवासी। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओराव, मुंडा, भील, संताल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद्व लहराता है। देखो, जकड़ मतलब बंधना, निर्द्वंद्व मतलब बिना किसी दुविधा के, भिन्न मतलब अलग। आज भी क्या है कि यह जो आदिवासी है वह हमारी तरह जीवन के नियमों में बिल्कुल भी जकड़े नहीं हैं। वो बिना किसी दुविधा से अपने ही स्टाइल में अपना जीवन जीते हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में, दलों यानी ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं और जब यह इस प्रकार से ग्रुप बनाकर गाने गाते हैं तब चारों दिशाओं में इनकी गीतों की आवाज़ सुनाई देती है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। देखो, ये तो हो गया आदिवासी। अब पहाड़ी लोग हैं, वो उनके भी अपने अपने गीत होते हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते, भिन्न मतलब क्या? अलग रूप होते हुए भी अशास्त्रीय मतलब क्या? शास्त्रीय नहीं होता है। हर एक अपने तरीके से उसको लिखता, गाता और संगीत देता है। होने के कारण उनमें एक अपनी समान भूमि मतलब समान आधार, गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। विधियां मतलब तरीके हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है और इसीलिए पहाड़ पर रहने वाले लोगों को पहाड़ी कहते हैं और उनके गीतों के नामों को भी पहाड़ी नाम से जाना जाता है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में हैं। अगर हम वैसे देखेंगे तो यह जो लोकगीत हैं वह हमारे देश के गांवों और देहातों, ग्रामों में होते हैं। इनका संबंध देहात की जनता से है, गांव के लोगों से ही इनका ज़्यादा संबंध होता है। बड़ी जान होती है इनमें और जब हम इसको बारीकी से सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि वह उनके अंदर बहुत सी जान होती है। चैता, कजरी, बारहमासा। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है, गांवों में रहने वाले लोगों से। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इस प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल,
संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि हर प्रदेश के हर राज्य के अलग अलग अपनी अपनी भाषाओं के अनुसार यह लोकगीत वहाँ वहाँ पर प्रसिद्ध होते हैं, रचे जाते हैं, गाए जाते हैं और लोग भी बड़े इसको पसंद करते रहते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता इन देहाते इन देहाती गीतों के रचयिता रचयिता मतलब रचना करने वाले, बनाने वाले कोरी कल्पना को कोरी कोरी यानी नई कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय में रोजमर्रा के मतलब हमारे डेली रूटीन का जो लाइफ होता है, दैनिक जीवन के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। मर्म को छूना, मन को छूना। उनके राग भी साधारणतः, राग मतलब गीतों में जो राग होता है वह पीलू, सारंग, दुर्वा, सावन, सोरठ आदि के हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। राग क्या होता है? संगीत की एक धुन होती है, आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इलाका मतलब क्षेत्र, अपना अपना जगह। राग तो इन गीतों इसी कारण ये बड़े आह्लाद मतलब प्रसन्न करने वाले और आनंददायक होते हैं। आनंददायक, आनंद देने वाले। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। राग मतलब क्या? संगीत की एक धुन होती है। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है और इजी लैंग्वेज होने की वजह से गांव के लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों के जैसे ही समझने वाली भाषा में इसकी रचना करने की वजह से उसके अंदर के जो शब्द और भाव हैं वो जल्दी समझने की वजह से ही यह बहुत जल्दी सफल होते हैं। यही कारण है कि वो लोगों के गीत होते हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। विदेशिया क्या है? लोकगीतों का एक प्रकार की जो भोजपुरी में बहुत फेमस है। गाने वाले के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। देखिए कि बिहार में विदेशीय गीत बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रिय और प्रियाओं की बात रहती है। परदेशी प्रेमी की और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। करुणा यानी दया और विरह मतलब बिछड़ना। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर विरह आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब में रूप में दल बांधकर गाते हैं। दल बांधकर मतलब समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं और दिशाएं गूंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है, मतलब सवाल जवाब का। लेकिन अब क्या हो गया है? इस प्रकार के गीत अब कम कम होते जा रहे हैं। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने अल्लाह के हैं। अल्लाह क्या है? गीत का एक प्रकार है। यहाँ भी क्या है? एक लोकगीत है। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। देखो ये अल्लाह गीत क्या होता है? बुंदेलखंडी में गाया जाता है
और यह शूर योद्धाओं के वर्णन के बारे में ये गीत गाए जाते हैं, उसे कहते हैं आल्हा। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने अल्लाउद्दुल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। बखान करना, वर्णन करना। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। मतलब क्या हो गया कि जब इसकी शुरुआत हो गई, तब उसके बाद दूसरे जो भी गांव के जो रचयिता थे, उन्होंने भी समय समय के अनुसार उनको भी अपने गीतों में लेकर उस गीत को आगे बढ़ाया, और लोगों को भी यह बहुत पसंद आया। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक है। पद्यात्मक मतलब क्या? कविता का रूप है, और इनके अपने बोल हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की हैं। देखिए, स्त्रियां भी इसमें पीछे नहीं हैं। बहुत सारी स्त्रियों ने भी अपने अपने गीतों की रचना की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी हैं। सिरजना मतलब बनाना, सिरजती भी अधिकतर वही हैं। औरतें ही गीत बनाती हैं और औरतों ही गाती हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषता स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। लेकिन हमारे देश में तो स्त्रियों ने इसमें भी बाजी मारी है, और यही है हमारे देश की विशेषता। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़, जन्नार के संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से भी गाती रही हैं। अलग अलग फेस्टिवल, अलग अलग गीत होते हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है कि जो स्त्रियां ही बनाती, रचाती और गाती थी। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ है। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। औरतें क्या करती हैं? समूह बनाकर गाती हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता है, क्योंकि हर एक का अपना आवाज़ अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी साथ गाने का मज़ा कुछ अलग ही होता है। फिर भी त्योहारों और शुभ अवसर यानी अच्छे मौके, त्योहार मतलब फेस्टिवल, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गाँवों और नगरों में गायिकाएँ भी होती हैं। गायिका यानी सिंगर, गाना गाने वाली स्त्रियाँ, जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। देखो, स्पेशली उनको गाना गाने के लिए बुलाया जाता है। सभी ऋतुओं में स्त्रियाँ उल्लसित यानी खुश होकर
ऋतु मतलब मौसम, सीजन। स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति है। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है, पुट यानी ग्रुप। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, पुट मतलब अंश। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियाँ भी बजाई जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। अभी तो पूरे देश में भी इस गरबा को खेला जाता है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गाँवों के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है। अनंत जिसका अंत न हो, बहुत से। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्दाम, उद्दाम यानी स्वतंत्र, उद्दाम जीवन ही वहाँ के अनंत संख्यक, संख्यक यानी संख्या में गाने के प्रतीक यानी चिन्ह यानी निशान होते हैं। और इस प्रकार से हमारा यह लोकगीत लेसन कंप्लीट हो गया है, जिसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय।